बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हमारी जो है क्लासेस आपको पता है कि सीपीसी की चल रही हैं आजकल, और जिसके अंदर हमने आज क्लास जो करनी है वो सीपीसी सेक्शन 10 के हवाले से करना है। व्यूअर्स, सीपीसी सेक्शन 10 जो है रेस सब जुडिस के हवाले से है। एक टर्म है रेस सब जुडिस। हम पहले इसको समझेंगे, फिर इसके सेक्शन की तरफ जाएंगे। रेस सब जुडिस किससे कहते हैं? रेस सब जुडिस इससे कहते हैं कि अगर कोई मुकदमा किसी अदालत के अंदर जेर समात है, मतलब जेर समात इस वक्त इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, किसी भी स्टेज पे मौजूद है, डिसीजन आया नहीं है। जब तक डिसीजन आएगा नहीं, इसी मुकदमे को इन्हीं पार्टीज के खिलाफ किसी और कोर्ट में आप लेके नहीं जा सकते। इसको हम कहते हैं रेस सब जुडिस कहते हैं। अगेन आपको बताता हूँ, रेस सब जुडिस का मतलब ये है कि अगर कोई मुकदमा किसी अदालत में पहले से जेर समात है और इसी मुकदमे को जब तक इसका फैसला नहीं आता, इसी मुकदमे को इन्हीं पार्टीज के खिलाफ आप किसी और अदालत में लेके नहीं जा सकते। इसको कहते हैं रेस सब जुडिस। इसके बाद समरी समझाने के बाद मैं आता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ मैंने पूरा सेक्शन लिखा है, यहाँ भी ऐसा ही लिखा है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। कहता है कि कोई कोर्ट इस प्रोसीडिंग को नहीं चलाएगा जो ऐसे इशू के ऊपर है या इन पार्टीज के खिलाफ है जो ऑलरेडी पहले ही किसी कोर्ट में जेर समात है, इसको नहीं सुनेगी। तो इसको मजीद मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, टोटली इसका खुलासा ये है, समरी ये है कि कोई भी कोर्ट इस प्रोसीडिंग को नहीं चलाएगा जो ऑलरेडी सेम टाइटल, इसी टाइटल के साथ इसी पार्टीज के अगेंस्ट किसी और कोर्ट में चल रही है। यहाँ इसी टाइटल में एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ये सेम टाइटल में यहाँ पे एक लिखा है कि सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली, या डायरेक्टली भी सेम हो सकता है टाइटल और सब्सटेंशियली भी सेम हो सकता है। डायरेक्टली सेम का मतलब ये कि सेम टाइटल के साथ है। बाज दफा टाइटल सेम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर टाइटल को किसी बहाने से या किसी तरीके से चेंज किया गया, लेकिन इसके मैटर के अंदर भी अगर सेम चीज मौजूद है तो इस सूरत में भी इसको स्टे कर दिया जाएगा। तो कोर्ट के ऊपर जब आपको जिस वक्त जिस सिचुएशन पे कोर्ट को पता चलेगा सेकंड जो सूट है इसके अंदर कि ऑलरेडी पहले से कहीं पे चल रहा है, जाहिर सी बात है अगेंस्ट पार्टी इसको लेके आएगी, तो इसको जिस वक्त कोर्ट को पता चलेगा, कोर्ट के ऊपर जरूरी होगा कि जो सेकंड जो इसको सूट आई है जिसके पास, इसको क्या करेगा, स्टे करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडीशंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेस सब जुडिस, मतलब क्या कंडीशंस हैं इसकी। जाहिर सी बात है जब कोई वो लेके आएगा मामले को कि ये कोर्ट ये मुकदमा ऑलरेडी कहीं किसी कोर्ट में चल रही है, तो कोर्ट किन चीजों को चेक करेगी, कोर्ट किन चीजों को डिटरमिन करेगी, वो चीजें 5 चीजें हैं। सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी कि सेम मैटर इन इशू, मतलब मैटर सेम होना चाहिए। अगर मैटर सेम है तो रेस सब जुडिस अप्लाई होगा। यहाँ पे डायरेक्टली और सब्सटेंशियली, डायरेक्टली मुकम्मल सेम हो जाना, और सब्सटेंशियली का मतलब इसको जमीनन कोई चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टाइटल सेम नहीं है, अलबत्ता इसके अंदर जो मैटर है वो सेम है, इसके अंदर एप्लीकेशन है वो सेम है, इसके अंदर जो मांगा जा रहा है, जो इल्तिजा की जा रही है वो सेम है, तो इस सूरत में भी इसको रेस सब जुडिस के अंदर माना जाएगा। दूसरा, सेम पार्टीज, अगर इनमें पार्टीज सेम है, वहां भी ये पार्टीज है, वहां यहीं पे भी ये पार्टीज हैं, तो भी ये रेस सब जुडिस अप्लाई होगा। सेम टाइटल, टाइटल सेम होना चाहिए, सेम होगा तो ये रेस सब जुडिस अप्लाई होगा। सूट मस्ट बी इन पेंडिंग, अगर प्रीवियस सूट पेंडिंग में है तो अप्लाई होगा। जाहिर सी बात, अगर डिसीजन हुआ है तो अदालत फिर किसी और तरफ निकलेगी, लेकिन अब इसको जो पेंडिंग में है तो रेस सब जुडिस अप्लाई होगा। इसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, बाज दफा होता यूं है कि जो पहले जहां समात हो रही है, जो पार्टी ये चैलेंज कर दी कि वो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब उसका समात को कर नहीं सकता, सुन नहीं सकता मुकदमे को। इस सूरत में अगर वो नहीं सुन सकता तो दूसरा सूट चलेगा। अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर वो अपने नजरूल के तहत कॉम्पिटेंट कोर्ट है, वो अपने हिसाब से सही चल रहा है, तो इस सूरत में यहाँ पे जो है दूसरा वाला केस स्टे किया जाएगा। यहाँ पे मैंने रेड में एक पॉइंट नोट किया है, वो ये है व्हेन कंडीशंस ऑफ रेस सब जुडिस आर फुलफिल्ड, जब ये 5 कंडीशन जो रेस सब जुडिस की अगर फुलफिल हो जाती हैं, इट इज मैंडेटरी अपॉन द कोर्ट टू स्टे द सूट, मतलब कोर्ट के ऊपर जरूरी है, लाजमी है कि इस कोर्ट को स्टे करेगा।
इसके बाद अगला हमारे पास आता है पर्पज ऑफ दिस रूल। छोटी सी क्लास है जी, इसके सिर्फ पर्पज बताएंगे, ये रूल बनाया क्यों गया, इसके रूल की जरूरत क्या क्यों बनी। तो इसलिए हमारे पास पर्पज बिहाइंड दिस रूल, मतलब मंदर जेल 1 2 3 इसके अंदर पर्पजेस हैं, इनके लिए ये रूल इंट्रोड्यूस करा दिया गया। सबसे पहले टू प्रिवेंट मल्टीपल केसेस इन कोर्ट। जाहिर सी बात है, कोर्ट में ऑलरेडी इतने काम होता है, तो मल्टीपल केसेस समाप्त ऑलरेडी कहीं हो रही है, कहीं पर ऑलरेडी एक जज इसको सुन रहा है, एक अदालत इसको सुन रही है, इसको दोबारा सुनना जज के अदालत के टाइम का जिया है। तो अदालत इन चीज़ों को टाइम को बचाने के लिए ये रूल लेके आई है, जिसके बाद ये पहले सुन रहा है तो फिर वो दोबारा सुनना फजूल है। इसके बाद दूसरा तो प्रिवेंट द प्लेंटिफ टू गेटिंग टू कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स। मतलब यहाँ पे ये है कि प्लेंटिफ को मुद्दई को मल्टीपल डिसीजंस लेने से रोक लेना। फॉर एग्जांपल, अगर 2 केसेस लेके जा रहा हो, क्या पता वो चाहता है यही हो कि अगर उधर से फैसला नहीं आया तो उधर से आएगा, उधर से नहीं आया तो उधर से आएगा, तो फिर किसके ऊपर माना जाएगा। तो लिहाजा इस रूल का मतलब ये है, इस रूल का मकसद ये है कि मल्टीपल जो फैसले आने से, 2 फैसले अगर 2 अदालतों में चलेगा तो हो सकता है कि 2 डिफरेंट फैसले आए, तो किसको माना जाएगा। इसलिए मल्टीपल फैसलों को रोकने के लिए इस रूल को लेके आया गया। इसके बाद तीसरा है टू प्रोटेक्ट प्लेंटिफ फ्रॉम अननेसेसरी हैरेसमेंट। मतलब ये प्लेंटिफ नहीं, दोनों साइड से, किसी भी साइड के ऊपर अननेसेसरी हैरेसमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पैसे वाला आदमी है जो किसी गरीब के ऊपर उधर भी केस कर रहा है, इधर केस पे केस किए जा रहा है, तो फिर गैर जरूरी तौर पे एक बंदे की हैरेसमेंट हो सकती है। इस हैरेसमेंट को रोकने के लिए ये रेस सब जुडिस का रूल इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। यूएस में आपको इस क्लास के अंदर ये बता दूं कि हमने रेस सब जुडिस का टॉपिक हमने पढ़ा कि रेस सब जुडिस कहते किससे हैं। मतलब कोई भी ऐसे केस जो ऑलरेडी किसी और कोर्ट में जेर समात है, वो दूसरी कोर्ट नहीं सुनेगी। इसके बाद दूसरा, इसके अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर रूल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और तीसरा ये इस रूल का, इसका स्कोप क्या है, इसकी क्या नेसेसरी है, क्या जरूरी है, इस रूल को क्यों लाया गया, तो इसको मैं बता चुका हूँ कि तीन पॉइंट्स में आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है वो क्लास आपको समझ आ गई होगी। और जाते जाते अगर अभी अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी आने वाली वीडियोस आपके साथ आपके पास जल्दी आ सकें। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।